प्रिय श्रोताओं, मेरा सादर नमस्कार। आज हम जीवन से जुड़े हुए एक खास विषय पर मुखातिब है। आज का विषय है, जिस मोबाइल को लेकर के हम दिन भर वीडियो देखते हैं, इस वीडियो पर हम क्या देखें, क्या सुनें। आपके सामने पूरी दुनिया है और आपका जीवन है। यूट्यूब पर गलत सही, अच्छा बुरा, काम का व बेकाम का सभी तरह का मैटर वीडियो उपलब्ध है। आपका चुनाव है कि आप क्या करते हैं। बेहतर चुनने के लिए आपको चुनाव करना पड़ता है, बारीक बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ते हैं। अपने काम की सार्थक चीज़ें, सार्थक विषय कैसे चुनें। दर्शन पढ़ना समझना क्यों ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बीए एमए किया है और दर्शन पढ़ा ही हो। इन विचारकों को सुनते हुए, दार्शनिकों को सुनते हुए, इनके विचारों में भी ये निकल कर के आने वाला है कि दर्शन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि बीए करते वक्त आपका विषय 10-12 विषय होते हैं। आप साइंस के हो सकते हैं, कॉमर्स के हो सकते हैं, आर्ट्स के हो सकते हैं। अगर आर्ट्स भी पढ़ रहे हैं तो 10-12 विषय होते हैं, लेकिन बीए महज 3 विषय में किया जाता है। लेकिन इसके लिए जीवन अगर जीना है तो दर्शन का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। आप यहाँ पर 4 चित्र देख रहे हैं। चारों चित्रों में 4 महान व्यक्तित्व कह सकते हैं, जिसमें से ओशो रजनीश को सभी कहेंगे कि 20वीं सदी के महान दार्शनिक और इस सदी के आचार्य प्रशांत, दार्शनिक, आध्यात्मिक और विचारक भी। इन दोनों युवाओं पर हम बाद में आते हैं। पहले इस विषय पर चर्चा की जाए कि हम इस YouTube के समंदर में अपने लिए उचित और सार्थक चीज़ क्या चुनें और कैसे चुनें। जीवन में क्या जरूरी है, हम जीवन किस तरह का जी रहे हैं, क्या हम जो जीवन जी रहे हैं वो सही है या गलत है। हम तकनीकी पढ़ करके, कॉमर्स वाणिज्य पढ़ करके, विज्ञान पढ़ करके अपनी नौकरी पेशा, व्यापार या अपना व्यवसाय कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दर्शन नहीं पढ़ते या दर्शन को इन विद्वानों के द्वारा नहीं सुनते तो हम आधे अधूरे हैं। इस छोटे से वीडियो में मैं ये बताने का प्रयास करूँगा, और व्यावहारिक बात तो ये है कि इन तक मैं कैसे पहुँचा, ये भी आज के विषय का मौजू विषय होगा। मैं किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन जब से YouTube आया है, YouTube पर राजनीतिक विश्लेषण से लेकर के, समाचार से लेकर के, सीरियलों से लेकर के, फिल्मों से लेकर के, क्या नहीं देख सकते। आपके बगल में कोई भी व्यक्ति रील बना देता है, बेहतरीन बना देता है, आप उनको देखने लग जाते हो। आपके पास 24 घंटे हैं। मशाला 24 दिनों का, वर्षों का इसके अंदर पड़ा है। क्या देख सकते हैं आप। हर पल नया नया आ रहा है। ऐसे में आपके लिए चुनाव करना बेहद ज़रूरी है। जीवन बहुत छोटा है, दिन में 24 घंटे होते हैं, कुछ मिनट, कुछ सेकंड, और हमारा खुद का भरोसा नहीं है कि हम जो सांस ले रहे हैं वो सांस बाहर भी आएगी और हम जिंदा रहेंगे, इस तक की भी गारंटी नहीं है। तो ऐसे में हमें कैसे जीना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए और सार्थक जीवन किसे कहते हैं। ऐसे में दर्शन क्यों कर जरूरी है, ये सब विद्वान जब ये कहते हैं तो इसका मतलब कुछ निकल के आता है।
सार्थक जीवन के लिए एथिक्स की ज़रूरत होती है, और एथिक्स को लेकर के विकास दिव्य कीर्ति बाकायदा उनका कुछ वीडियो, दर्शन पर 8-10 वीडियो, और हाल ही में मैंने जैनिज़्म पर वीडियो सुना, और मुझे लगा कि इस पर हमें एक चर्चा करनी चाहिए। खास करके इस समय जो वर्तमान में चर्चित युवा है, और हाल ही में गुजर चुके ओशो रजनीश, पिछली सदी के जो महान दार्शनिक कह सकते हैं। यहाँ तक कि महाविद्यालय में उन्होंने दर्शन की पढ़ाई की, और दर्शन पढ़ाया भी 4-5 साल, और उसे छोड़ करके वो खुद का विश्वविद्यालय चलाने लगे। आज भी पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, बम्बई में उनके आश्रम चलते हैं, और देश भर से लोग उनके कम्यून में आकर के सुनते हैं। इसी तरह से आचार्य प्रशांत है। लेकिन मैं अपनी बात ही कर देना चाहता हूँ कि जीवन में हमारे लिए क्या ज़रूरी है, और दर्शन फिर क्यों ज़रूरी है, और दर्शन को भी हम YouTube के माध्यम से देख सुन सकते हैं। तो हम जीवन किस तरह से जिएं, हमारे जीवन की दिशा क्या हो। तो जीवन में नीति, नैतिकता, जीवन मूल्य, सामाजिक मूल्य और आध्यात्मिकता क्यों आवश्यक है। अगर ये प्यास अगर हमारी है तो हम इन तक पहुंचते हैं। 4 चित्र, 4 व्यक्तित्व आपके सामने हैं। इन 4 व्यक्तित्व को लेकर के मैं ये बात बताने का प्रयास कर सकूँगा, मैं कितना सफल हुआ या नहीं, ये आप खुद टिप्पणी करके बता सकते हैं। इससे पहले भी कुछ वीडियो बने जिसमें ओशो और आचार्य प्रशांत के बारे में बात की, लेकिन विकास दिव्य कीर्ति और दरुराटी का नाम भर आया होगा। लेकिन आज मैं इन चारों को लेकर के एक साथ किस लिए बात करना चाहता हूँ। हम न जाने कितने वीडियो देखते हैं, अनर्गल वीडियो सुनते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, और टाइम पास हो जाता है। इसे कहते हैं किल द टाइम पास करना। नहीं, जीवन बहुत ही रहस्यमय है। कब क्या होगा हमें पता नहीं। जीवन में क्या क्या छुपा हुआ है। वो 60 दर्शन जिसे कहते हैं, जो वेदों को मानते हैं, 3 दर्शन वो जो वेदों को नकारते हैं, और यहाँ तक कि चारवाक जैसा दार्शनिक जो ईश्वर पर सीधा सवाल उठाता है, और आज भी ऐसे लोग हैं। तो चलिए हम ये बात करेंगे, ओशो से आरंभ करते हैं। ओशो 20वीं सदी के महान दार्शनिक कहे जाते हैं, मैं भी मानता हूँ। इनको विवादास्पद बनाया गया, कुछ विवाद इनके साथ जोड़े गए, और इस कारण से भी लोग इनको जानते हैं। अधिकांश लोग इनको नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, तब इनको विवादास्पद घोषित कर देते हैं। मैं जब महाविद्यालय में पढ़ाता था तब पहली बार इनसे परिचय होता है मेरा एक सहपाठी, जिसके हाथ में एक पुस्तक थी, संभोग से समाधि। शायद विवाद का कारण भी यही पुस्तक थी, और यही एकमात्र पुस्तक इनकी नहीं है। इनके ढेरों व्याख्यान हैं जिन पर किताबें प्रकाशित है। यहाँ तक कि कबीर पर, महावीर स्वामी पर, बुद्ध पर, गुरु नानक पर, फरीद पर, किन पर नहीं लिखा इन्होंने, किन मध्यकालीन संतों पर लिखा। उसमें से कबीर को ये महान मानते हैं, आचार्य प्रशांत भी, दिव्य कीर्ति भी। तो इस तरह से मेरा परिचय, वही किताब मैंने ली और पढ़ करके लगा, टाइटल देख करके अक्सर लोग इनका विरोध करते हैं। खास करके हिंदू समाज के जितने भी संत महंत हैं, आए बगाए ओशो का नाम लेंगे, वो संभोग से समाधि की तरफ इस तरह से इशारा करेंगे कि ऐसे ऐसे संत हुए हैं यहाँ पर, जिनको संत कहलाना भी जुबान को गंदा करना है। कहते हैं संभोग से समाधि की ओर पहुँचाओगे। इस तरह से मजाक और व्यंग के लहजे में बात की जाती है। जिन्होंने कभी भी वो पुस्तक नहीं पढ़ी होगी, अगर पुस्तक पढ़ी होगी तो ये निष्कर्ष निकल के आता है। मैं पिछले एक वीडियो में इस बात पर बात कर चुका हूँ
कि आप बार बार जिसे करते हैं, पशुवत जिस कार्य को करते हैं, अगर होशपूर्वक एक बार कर लिया जाए तो आपको ये एहसास होगा कि हम इस कार्य को बेवजह करते हैं। और हम जब ऐसा करते हैं तो हमारी मेमोरी में ये चीज़ आती है और मेमोरी के बतौर हम वापस लौटते हैं। और जिस वक़्त जब घटना घट रही होती है उस वक़्त भी हम बेहोश होते हैं। और इसी कारण से, वो उस बेहोशी के कारण से बार बार आप इस बात को रिपीट करते हैं। और समाज ने इसको टैबू बना करके रखा है। इस बात पर बात न करने के कारण जिस चीज़ को जितना छुपाया जाता है, जितना दबाया जाता है, जितना सप्रेस किया जाता है, वो चीज़ वापस उठ करके आती है। भारत में महिलाओं को घूंघट में रखा जाता है, मुसलमान बुर्के में रखता है। ये भी गलत फहमी है कि महिला को देखते ही लोग पागल हो जाएंगे। पागलपन उनकी दिमाग में बिठाया गया है समाज के द्वारा, संतों के द्वारा। ओशो कहते हैं कि ये संत सबसे ज़्यादा पीड़ित है, इनके दिमाग में हमेशा महिलाएं घूमती रहती है। ये संन्यास ले लेते हैं, जंगल में चले जाते हैं, इसके बावजूद इनके दिमाग में हर वक्त महिला, सपनों में महिला आती है और महिला से दूर रहने की बात करते हैं। यही एक कारण है कि समाज अक्सर महिला को मानसिक बीमारी बना लेता है, एक टेबू बना लेता है और नीति नियम के तहत अश्लीलता की बात करता है। इसलिए कभी एक प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि खजुराहो के मंदिरों पर बिल्डोजर चला देना चाहिए क्योंकि वहाँ नंगी नंगी संभोग करती हुई मूर्तियाँ लगी हुई है। जब किसी की व्याख्या ओशो करते हैं कि आप मंदिर में तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक इन बाहरी चीज़ों से मुक्त नहीं हो जाते, इसलिए सबसे पहले इससे निपट लो और इससे जब पूरी तरह से निपट जाओगे, समझ जाओगे, तब आप मंदिर में प्रवेश करोगे, तब उस चीज़ का दर्शन कर सकोगे। वरना कोई फ़ायदा नहीं। आप बाहरी परिधि में ही भटक रहे हो और अंदर की कल्पना कर रहे हो, तो वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते। ये ओशो की बात है। ओशो महाविद्यालय के प्राध्यापक होते हुए भी इस्तीफा इसलिए दे देते हैं कि वो कहते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में जो लिखा है उसके अनुसार अगर मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी आत्मा के साथ नाइंसाफ़ी करता हूँ, और अगर पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं पढ़ाता हूँ तो आपके लिए नाइंसाफ़ी होती है। इसलिए मैं इसका इस्तीफ़ा देता हूँ। और चले आते हैं और आज उनको दुनिया याद करती है उनके विचारों के कारण। उनके वो विचार बेबाकी के साथ अंधा रास्ता, अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़ियों जिस तरह से जकड़े हुए हैं लोग, उन पर वो बराबर कबीर की तरह कुठाराघात करते हैं। दूसरे शख्स है आचार्य प्रशांत, आईआईटीएन थे। आईआईटी छोड़ करके वो क्यों करके आचार्य प्रशांत हो गए। वेदांत को लेकर के वो लगातार बात करते हैं और मैं इनसे भी यूट्यूब पर देखते देखते, जब गांधी पर इन्होंने लिखा है कि गांधी क्यों इतने महान, पर क्वेश्चन मार्क करते हुए इन्होंने बात की, तो यह कहा कि उन्होंने इनके चेहरे मोरे को देख करके, दाढ़ी को देख करके लगा कि कोई पाखंडी गांधी के खिलाफ बोलेगा, गोडसे के पक्ष में होगा। शायद यही कारण है कि गांधी क्यों क्वेश्चन मार्क करते हुए इन्होंने बात की। लेकिन जब पूरा वीडियो सुना तो मेरे समझ में आया कि व्यक्ति वाकई में ओशो रजनीश के बाद वर्तमान की समस्याओं पर अक्सर ये बात कर लेते हैं, राजनीति पर बात कर लेते हैं, गीता पर बेबाकी से बात करते हैं, कोर्स करवाते हैं। और आपकी वीडियो कई देखे मैंने, सुने, तो ये एहसास हुआ कि हम क्यों हैं, किस लिए हैं, आध्यात्म क्या है और मोक्ष क्या है।
वो कहते हैं कहीं भी कोई आता जाता नहीं, पुनर्जन्म वगैरह को लेकर के षट दर्शनों में अक्सर लिखा होता है, बहस होती है। तो वो कहते हैं कि आप इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तब जब आप इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, और जब तक आपकी इच्छाएं इसी तरह से निम्न कार्य करते रहेंगे, मायामोह में पड़े रहेंगे, तब तक आते जाते रहेंगे। और वो यहाँ तक की एक व्याख्या बहुत अच्छी करते हैं, जिसको लेकर के मुझे लगा कि जिस तरह से आपके शरीर की कोशिकाएं मरती रहती है और जन्म लेती रहती है, हम पिछले आगे के 7-8 साल में वही नहीं रह जाते हैं। खून अक्सर बदलता रहता है, साफ होता रहता है, कोशिकाएं बदलती रहती है। एक ही नदी में दोबारा नहीं नहाया जा सकता, ओशो भी कहते हैं, और बदले हुए रूप में आप भी कहते हैं। तो इस तरह से आचार्य प्रशांत को सुन करके आपको ये लगेगा कि आप कर्मकांडी नहीं, अंध आस्था वाले नहीं, आप भी साधु संतों की उन कर्मकांडों को लेकर के सवाल उठा लेते हैं। इसलिए आचार्य प्रशांत को सुन करके आपके दिमाग के जाले खुल सकते हैं, साफ हो सकते हैं। इसी तरह से इसी क्रम में विकास दिव्य कीर्ति जो आईएएस की कोचिंग करवाते हैं, और भी बहुत सारी कोचिंगें चलती है। कोचिंग दरअसल स्कूल के खिलाफ जाती है, लेकिन स्कूल कॉलेज कर लेने के बाद अगर आप कोचिंग करते हैं और विकास दिव्य कीर्ति दृष्टि नाम से जो चलाते हैं, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो 4-6 वीडियो दर्शन पर बनाए वो बेजोड़ है। और जब ये कहते हैं कि दर्शन अगर आदमी न पढ़ा हो तो उसे ये एहसास ही नहीं होगा कि मैं क्यों कर जी रहा हूँ और किसके लिए जी रहा हूँ, जीने का उद्देश्य क्या है। और इन्हीं को सुनते हुए मुझे ये लगा कि आईएएस भी बन जाते हैं, और आईएएस बनकर के आप भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में अगर लिप्त है तो आपका ये होना न होना बराबर। इसलिए पाठ्यक्रम में एथिक्स को भी जोड़ा गया, और एथिक्स ये बताता है कि हर आदमी के कुछ एथिक्स, नीति, नैतिकताएं होनी चाहिए। सही गलत क्या है ये एहसास और मुझे होना चाहिए। प्रशासन करना तो हर तानाशाह प्रशासन कर लेता है, लेकिन समाज को दिशा कैसे देगा? अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो आपकी होना न होने का कोई मूल्य नहीं होता। तो विकास दिव्य कीर्ति की बात को सुनते हुए वो जब बात कहते हैं, दर्शन पर 4-5 वीडियो मैंने आपके सुने, तो ये कहते हैं कि दर्शन क्यों पढ़ें। दरअसल हम बीए एमए करते हैं तो किसी एक विषय में पारंगत हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि दर्शन पढ़ें। और ये सही कहते हैं कि ये विश्वविद्यालय में पढ़ने वालों का ही हक नहीं है कि वो दर्शन पढ़ें। कोई भी व्यक्ति किताबें पढ़ सकता है, और आप वीडियो के द्वारा आप इन्हीं के वीडियो सुन करके भी दर्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। हाल ही में जब जैन दर्शन पर आपका वीडियो आया, संयोग से 2 दिन पहले मैं सुन रहा था, और मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा कि आप भी सुनिए। जैन दर्शन पर बात करते हुए आप जिस तरह से टिप्पणी करते हैं, सटीक और सार्थक, दिमाग के जाले खोल देती है। कि जैन दर्शन पर बात करते हुए कहते हैं कि जैन दर्शन में ही ऐसा कुछ है कि जैन समाज जो महज 47 लाख की आबादी और सारे के सारे जैनी सक्षम, शिक्षित, व्यापारी, नौकरी पेशा है, राजनीति में किसी भी क्षेत्र में होंगे, लेकिन पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे। ये जैन दर्शन में ही ऐसा कुछ है। दूसरी बात, जब वो कहते हैं कि अंतिम सत्य क्या होता है, एक वीडियो आपने इस तरह का दर्शन पर बनाया था, तो कहते हैं कि अंतिम सत्य तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। वो सारी बातें की जाएगी दर्शन की, लेकिन अंतिम सत्य यह है कि उस सत्य तक कोई नहीं पहुंच सकता। सत्य यह है
कि अंतिम सत्य अभी भी जाना नहीं जा सका। बस तर्क वितर्क किया जाता है, लेकिन इसको जानना इसलिए ज़रूरी है फिर भी कि ये पता चल जाता है कि जो दूसरों को पता है वो मुझे भी पता है, मैं अनजान नहीं रह गया। और इसीलिए वो दर्शन को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। अन्यथा ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, और न जाने कितने साधु संत जो आत्मा को देखने दिखाने का दावा करते हैं, ईश्वर के दर्शन कर लेने का दावा करते हैं, ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं और लोगों को ठगते रहते हैं। उस ठगी से आप सहज ही बच सकते हैं जब इस तरह से आप दर्शन से गुजर जाते हैं और दर्शन पर इन वीडियो से गुजर जाते हैं, तो सहज ही आपको इस बात का एहसास हो जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब चैनल पर क्या देखते हैं, देखिए ओशो रजनीश को, सुनिए आचार्य प्रशांत को। विकास दिव्य कीर्ति की कोचिंग करना उन छात्रों के लिए जो नौकरी करना चाहते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो शिक्षक है। अधिकांश शिक्षक टिप्पणी करते हैं कि आप जिस तरह से पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाते हुए ऐसा लगता है कि आप एक तरह से आइडियल है, आप कितना सटीक, कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द अनर्गल नहीं होता, फालतू नहीं होता, आप जो भी बोलते हैं सार्थक बोलते हैं। ये बोलने की टेक्निक आपको सुन सुन करके हम अपने गिरेबा में छानने को मजबूर होते हैं, और ये हमारे लिए चुनौती होती है, और हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरह से बोल सकें। तो जैन धर्मावलंबी पर जी बात करते हैं कि जैन धर्म में ऐसी क्या चीज़ थी कि जो जैन समाज सारा सारा इस तरह से उच्च क्लास बना रहता है, और 47 लाख की आबादी केवल भारत में नहीं विश्व भर में है, और कम से कम बढ़ रहे हैं, ये जनसंख्या भी इनकी ज़्यादा नहीं बढ़ती। ये कहा जाता है कि सभी धर्म वाले की जनसंख्या हिंदुओं की 17%, मुसलमानों की 18%, ईसाइयों की 15%, इस तरह से ये आंकड़े दिखाए हैं। और पता है कि 5% की दर से अब तक जैन बढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और पॉपुलेशन बढ़ना इस वक्त देश के लिए खतरनाक है। इस बात को ओशो भी कहते हैं, आचार्य प्रशांत भी कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि और आप दर्शन जानना चाहते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ना चाहते हैं, नहीं पहुंच सकते वहाँ तक, तो आप दर्शन लिखिए या विकास दिव्य कीर्ति लिखिए, और आप उस दर्शन को 4-5 वीडियो जो है 2.5 घंटे के, उनको 1-2-4 बार सुनिए, और आपको ये एहसास हो जाएगा। जब एथिक्स पढ़ेंगे तो आइए किस तरह से क्यों कर भ्रष्टाचार करता है, उस पर लगाम लगती है जब एथिक्स पढ़ाया जाता है। वो खुद कहते हैं कि मैंने कभी भी स्कूल या कॉलेज में या महाविद्यालय में दर्शन नहीं पढ़ा। आईएएस पढ़ते पढ़ते, शो किया, परीक्षा देते देते दर्शन किया, अध्ययन किया, और फिर वर्षों तक दर्शन का अध्ययन कराया, और जन कल्याण हितार्थ इन्होंने ये वीडियो पब्लिकली खोल दी है। ये चीज़ आप ओशो रजनीश से सुन सकते हैं, ये चीज़ आचार्य प्रशांत के वीडियो भी पब्लिकली है। विकास दिव्य कीर्ति की ही तरह ध्रुव राठी को आप देखिए कि ये महज 34-35 साल का युवा है, और अभी 2-2.5 महीने पहले मैंने पहली बार किसी के मुंह से सुना, और YouTube पर ध्रुव राठी दिखाई दिया। लड़के सब देख करके मैं पहली बार, कई बार इसको अवॉइड किया, लेकिन एक बार मैंने चला करके देखा, और ख़ास करके जब चुनाव चल रहा था तो इनके 2-3 वीडियो बहुत ज़्यादा चर्चित हुए। चूँकि ये जर्मनी में रहते हैं, हरियाणा का रहने वाला है, और जर्मनी में रह करके जर्मनी में ही शादी कर चुका है, जर्मन से हैं, और ये शिक्षा को लेकर के कई तरह के वीडियो बनाते हैं, बाकायदा फीस लेता है। लेकिन ये कहता है कि जब चुनाव हो रहे थे भारत में, और भारत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, मीडिया पर पाबंदी होना, यूट्यूबरों को सही बोलने पर सवाल उठाने पर सवाल करना, संसद में सांसदों को न बोलने देना, इस तरह से कहने का मतलब है कि तानाशाही किसे कहते हैं,
जब इनके 2 वीडियो करोड़ों लोग जब उसको देख लेते हैं, तब ये सबके सामने आ जाता है और ध्रुव राठी भारत में चर्चित हो जाता है। अब तक भारत में कई यूट्यूबर हैं जो लाखों सुने जाते हैं, लेकिन करोड़ पार करने वाले इक्के दुक्के हैं। ये बंदा जो बोलता है, जिस तरह से बोलता है, जो टेक्निक इसने अपनाई है, वो टेक्निक विकास दिव्य कीर्ति की भी है। लेकिन ये युवा जो पेशेवर वीडियो बनाता है, शिक्षा को लेकर के हर विषय पर बात करता है, टेक्निकल वीडियो बनाता है, इसने जब राजनीति पर बात की, तानाशाही पर बात की, तो जर्मन का हिटलर, जिसने विश्व युद्ध का कारण बनता है, लाखों लोगों को मरवा देता है, उसकी नेचर पर खोल करके जिस तरह से बिंदुवार इसने बात की, सुनकर के दंग रह जाते हैं। विश्लेषण करता है। एक बार एक वीडियो इसका मसाले पर आया कि भारत से जो मसाले बनते हैं विदेशों में जाते हैं, और विदेशों में जो सैंपल लिए जाते हैं तो मसाले फेल हो जाते हैं और उसमें कैंसर के तत्व पाए जाते हैं। इसलिए वहाँ बैन लगा दिया जाता है कि भारत की ये मसाले नहीं बिकेंगे, और वही मसाले भारत में बिक रहे होते हैं। इसी तरह से पिछली बार राजनीतिक पार्टियों को बॉन्ड लेने का जो स्कैंडल सामने आया, जिसमें सत्ताधारी पार्टी ने ऐसी कंपनियों से बॉन्ड ले लिए जो पीप बनाती है, जो कोरोना का टीका बनाती है, ऐसी मेडिकल की दवाई बनाने वाली से ऐड लिया, पैसा लिया और उनको चेक नहीं किया। इससे याद आता है कि जब ध्रुव राठी ये सवाल उठाता है, नब्ज पकड़ता है, कहता है कि ऐसे ही मसाले यहाँ से बिकते हैं और भारत के बाहर जाते वो बैन लगा दिए जाते हैं, और भारत में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं, उसका कारण इससे समझ में आता है कि जब बॉन्ड से पैसा लिया जाने का प्रावधान किया गया और वो सत्ताधारी पार्टी को जाता है, तो सत्ताधारी पार्टी उस कंपनी को चेक क्यों करेगी, ये सवाल था। और ये सवाल इस बंदे ने उठाया। इस अर्थ में ये कह सकते हैं कि भारत का मीडिया, मुख्यधारा का मीडिया सत्ता से सवाल नहीं करता, सवाल करता है विपक्ष से, सत्ता के गुणगान करता है। पत्रकारिता किसे कहते हैं, ये चैप्टर बीए के पाठ्यक्रम में है। एमए पत्रकारिता करने वालों को ही नहीं, जो बीए कर रहे हैं, सामान्य तौर पर हिंदी में बीए कर रहे हैं, उनको भी प्रयोजनमूलक हिंदी पढ़ाई जाती है और उसमें पत्रकारिता पढ़ाया जाता है। तो पत्रकार का धर्म क्या है ये बताया जाता है। ये पत्रकार का धर्म ध्रुव राठी बिना पत्रकारिता किए बखूबी बताता है। और एक और बात जो बहुत ही मूल्यवान है कि हम पढ़ते क्यों हैं, बीए क्यों करते हैं, एमए क्यों करते हैं, इसलिए कि नौकरी लग जाए। ये चारों शख्सियत जो नौकरी कभी भी कर सकते थे। 1 मिनट आता हूँ, रुको अभी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पत्रकारिता का मतलब होता है पत्रकार का धर्म यह है कि जनता को जागरूक करेगा, जनता के सामने वो हर बात लाएगा। अगर सत्ता गलत चल रही है तो सत्ता से सवाल करेगा और वर्ष पर्यंत समाचार संपादकियों के द्वारा वो बातें जो जनता के जानना जरूरी है। इसलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को कहा जाता है। और चौथा स्तंभ जब कहते हैं तो 3 स्तंभ कौन से हैं लोकतंत्र के, वो समझ लिए। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जनता के प्रति उत्तरदायी है, जो संसद में बैठ करके जनता के सवाल करती है। और कार्यपालिका
जो सरकार चलाती है वो सरकार से सवाल करते हैं, और कार्यपालिका अगर सही नहीं चल रही तो न्यायपालिका इन दोनों को सवाल कर सकती है। लेकिन अगर ये तीनों ही गठबंधन में जुड़ जाए तो पत्रकार चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता, वो तीनों से सवाल कर सकता है। और इस समय भारत में जो हो रहा था कि मीडिया भी उस तरफ झुक गया, कार्यपालिका न्यायपालिका ये सब एक तरफा हो जाती है, तब यूट्यूब चैनल इस बात को उठाते हैं। और ध्रुव राठी इस अर्थ में हजारों पत्रकारों से भारी पड़ता है, ये युवा जो महज 4 दशक इसे हुए। ये भी वीडियो आपको आपके मोबाइल यूट्यूब चैनलों पर देखा सुना जा सकता है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख करके देखिए, प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जो 4 PM पर आएंगे, राजनीतिक विश्लेषण जिस तरह से करते हैं, अशोक वानखेड़े और भी ऐसे बहुत सारे हैं जो लगातार यूट्यूब पर अपनी बात कर रहे हैं। तो इस अर्थ में हम शुरू से चलते हैं, फिर वापस समराइज करता हूँ। ओशो रजनीश जो पिछली सदी में महज 58-59 साल के होकर के गुजर जाते हैं, जो हर दर्शन पर, किसी भी देश के दार्शनिक पर आपने बात की, और अंध आस्था पाखंड रूढ़ियों के खिलाफ बात की। आचार्य प्रशांत जो वेदांत पर बात करते हो, गीता पर बात करते हो, लेकिन अंध आस्था के खिलाफ बात करेंगे। जीवन मूल्य, सामाजिक मूल्य क्या है, इस पर बात करेंगे। विकास दिव्यकीर्ति को आम आदमी इनके दर्शन पर जारी किए गए वीडियो सुन करके उन्हें यह एहसास होगा कि हम क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, और जीवन कैसे जीना चाहिए। सार्थक जीवन किसे कहते हैं, वो जीने का एक मकसद होता है, और जीने के कई डायमेंशन होते हैं। तो ध्रुव राठी वो है जो युवा है, उसको क्या ज़रूरत थी कि भारत में आकर के जो यूट्यूबों का काम है, यहाँ का मीडिया का काम है, उसमें आकर के दखल देता है। वो कहता है कि जब भारत में ठीक नहीं हो रहा है, एक वीडियो आया बहुत बेहतरीन है, वो कहता है कि जब अगली पीढ़ी हमसे ये सवाल करेगी कि जब भारत में तानाशाही की ओर बढ़ रहा था तो आपने सवाल किया या नहीं किया। ये ध्रुव राठी कहता है कि मैंने वो सवाल उठाए वक्त पर। फिज़ाएं बदली या नहीं, हालांकि फिज़ाएं वही नहीं रह गई, बहुत कुछ बदल गया। इन सब के कारण जनता लोकतंत्र में सत्ता को बदल देती है या कमज़ोर कर देती है। इन सब के पीछे ओशो नहीं, आचार्य प्रशांत नहीं, विकास दिव्यकीर्ति नहीं, लेकिन ध्रुव राठी का नाम इस अर्थ में भी लिया जाता है। ये पत्रकार न होते हुए भी पत्रकारिता धर्म बखूबी निभाता है। इस तरह से ये धन्यवाद का पात्र है। तो साथियों, इस वीडियो को सुनेंगे और मुझे